बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा प्ले है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट बाय इजेनो नील। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। इस प्ले पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इजेनो नील की शॉर्ट बायोग्राफी, टाइटल सिग्निफिकेंस, की पॉइंट्स ऑफ द प्ले एंड सेटिंग ऑफ द प्ले को डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इस प्ले के करेक्टर्स, समरी, थीम और सिंबलिज़म को डिस्कस करेंगे। सिंबलिज़म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो टाइटल सिग्निफिकेंस है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमूमन पेपर में पूछा जाता है टाइटल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने टाइटल सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस किया है। और एक और चीज़, ये प्ले जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। यूजीनो नील के लाइफ से रिलेटेड है, उसकी फैमिली के लाइफ से रिलेटेड है। बढ़ते हैं प्ले की तरफ और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करेक्टर्स को। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास जेम्स टायरन। जेम्स टायरन द हस्बैंड ऑफ मैरी एंड द फादर ऑफ जेमी एंड एडमंड। ये इसके दो बेटे हैं, जेमी और एडमंड। और ये हस्बैंड हैं किसके? मैरी टायरन के। ही वॉज वंस अ फेमस एक्टर हु टूर्ड द यूएस विद हिज वाइफ। और ये एक फेमस एक्टर थे और यूएस की तरफ इसने मूव किया था अपनी वाइफ के साथ। वाइफ इसकी मैरी टायरन। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा कि जेम्स टायरन एक्चुअल में मींस जो अगर इसकी लाइक आई सेड कि ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो है प्ले है। जेम्स टायरन मींस जो इजेनो नील के जो फादर थे वो भी एक्टर थे, ठीक है, वो भी एक्टर थे। और बिकॉज हिज आयरिश फादर abandoned him at age 10, forcing him to work immediately to support himself. He has a strong work ethic and an appreciation for money that leads to strong financial prudence bordering on stinginess. Stinginess means कंजूसी को कहते हैं। तो जेम्स टायरन ये कंजूस टाइप बंदे होते हैं और ये जो है लाइक आई सेड के एक एक्टर होते हैं। और इसके दो बेटे होते हैं, जेमी इसका बड़ा बेटा होता है और एडमंड इसका छोटा बेटा होता है। जेमी जो है ये अल्कोहलिक होता है और ये ख़ुद भी अल्कोहलिक होता है, मींस लाइक अल्कोहल वगैरह पीता है। और इसका जो छोटा बेटा होता है एडमंड, वो इतना ज़्यादा नहीं पीता। और रियल लाइफ में जेम्स लाइक जो इजिनो नील की जो फैमिली थी वो भी यही थी, मींस उसकी जो मदर थी वो क्या थी, वो भी मॉर्फिन वगैरह लेती थी। ये रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इस करेक्टर में सेम मैरी भी जो है वो क्या है, मॉर्फिन एडिक्ट है। सेम इसके जो एडमंड को जो है रिप्रेजेंट किया गया है किससे, जो इजेनो नील है उसने अपने करेक्टर को मतलब अपने आप को जो पुट किया है वो किस करेक्टर में, एडमंड में। और ये इसका भाई हुआ। और सेम जेम इसके जो है रियल में फादर हुए, रियल में। एक्चुअल में तो यहाँ पे इसका नाम जेम है बट रियल नेम जो है उसका डिफरेंट है। मैरी जो है इसकी मदर है इजिनो नील की, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है जस्ट मैरी टायरन। ये इज़ अ करेक्टर के तौर पे। द वाइफ ऑफ टायरन एंड मदर ऑफ जेमी एंड एडमंड। तो ये वाइफ है किसकी, टायरन की, सॉरी जेम्स टायरन की। शी स्ट्रगल्स विद द मॉर्फिन एडिक्शन। जैसे मैंने बात की कि ये मॉर्फिन एडिक्शन थी, मॉर्फिन एडिक्ट थी, ठीक है। अब रियल लाइफ में जो थी लाइक जो इजेनो नील मीन जो इस प्ले के ऑथर है उसकी भी जो मदर थी वो मॉर्फिन एडिक्ट थी। दैट हैज़ लास्टेड ओवर 2 डिकेड्स। और ये बहुत अरसे से मीन्स 10 के 20 साल से जो है मॉर्फिन एडिक्ट थी। While she has broken the addiction several times, she always resumes her morphine use after spending more time with her family. She is on morphine in each scene or the play. अब ये हर इस प्ले के हमारे पास 4 एक्ट्स है। हर एक्ट्स में जो है लाइक इसको जो है ऐसा शो किया गया कि ये मॉर्फिन जो है लेती रहती है। एंड हर यूज़ इंक्रीज स्टेडली एज द डे वेयर्स ऑन। और ये मुसलसल लगातार लेती रहती है मॉर्फिन। ऑल्दो शी लव्स टायरन मीन्स अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। शी ऑफन टाइम्स रिग्रेट्स मैरिंग हम। और कभी कभार जो है लाइक प्ले में हम जब इसकी समरी देखेंगे तो कभी कभार ये जो है रिग्रेट भी करती है, मीन्स पछतावा करती है कि मैंने जेम्स टायरन के साथ मीन्स लाइक मैरिड लाइफ क्यों स्टार्ट की। बिकॉज ऑफ द ड्रीम्स शी हैड टू सेक्रीफाइस ऑफ बिकमिंग अ नन और अ कंसर्ट फाइनिस्ट। ये एक फिर नन भी होती है और बिकॉज ऑफ इसने अपने ड्रीम्स को जो है सेक्रीफाइस किया था किसके लिए, जेम्स के लिए। और जेम्स कौन थे, जेम्स खुद एक एक्टर थे, ठीक है। तो इस तरह इनकी फिर दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब हमारे पास जो तीसरा करेक्टर है वो है जेमी टायरन।
जेमी जो है इनका बड़ा बेटा होता है, ठीक है, और ये 30s मीन्स अर्ली 30s लाइक 33 साल के या 30 ईयर्स के होते हैं। बिकॉज ही स्क्वेंडर्स मनी ऑन बूज एंड वुमेन, और ये वुमेनाइज़र होते हैं, मीन्स ये जो औरतों के शौकीन होते हैं वो होते हैं, और अल्कोहलिक टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में अल्कोहल पीते हैं। ही हैज़ टू रिलाई ऑन हिज पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, और ये अपने सपोर्ट जो है मीन्स डिपेंडेंट रहता है किस पे, अपने पेरेंट्स पे। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ सिवरल कॉलेजेस एंड हैज़ लिटिल एम्बिशन, और ये इसके साथ लाइक इसका जो एजुकेशन के साथ इतना लगाव नहीं होता, इसको बहुत से कॉलेजेस से जो है ड्रॉप भी किया जाता है। मच टू द डिसमे ऑफ हिज पेरेंट्स 33 ईयर्स, ठीक है, मीन्स लाइक ये 30 साल के होते हैं, ह्यूमनाइज़र होते हैं, रिलेशंस विद प्रोस्टिट्यूट, ये जो प्रोस्टिट्यूट होती है उनके साथ इसका रिलेशन भी होता है। उसके बाद हमारे पास करेक्टर एडमंड टायरन। एडमंड इनका सबसे छोटा बेटा होता है, मीन्स जेम्स टायरन और मैरी टायरन का सबसे छोटा बेटा है। ही इज़ 10 ईयर्स यंगर देन जेमी, अगर वो 33 के हैं तो ये कितने के होंगे, 23 के होंगे। एन इंटेलेक्चुअल द रोमांटिक ड्रीमर, और ये पॉइट बनना चाहते हैं, इसीलिए ये इंटेलेक्चुअल भी है और ड्रीमर भी है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। ही लर्न्स ड्यूरिंग द प्ले दैट ही हैज़ बीन एफ्लिकेटेड विद कंजम्पशन ट्यूबरकुलोसिस। अब इसको टीबी जो है होती है, टीबी लाइक एक किस्म की जो है बीमारी है, तो वो इसे लाहक होती है, विच मीन्स दैट ही विल हैव टू स्पेंड अप टू अ ईयर इन अ सेनेटोरियम। सेनेटोरियम वो जगह होती है जहाँ पे लोगों को रखा जाता है और उसको जब तक वो मुकम्मल रिकवर नहीं होते उनको बाहर नहीं निकाला जाता। सो सेनेटोरियम में इसकी जो मदर है, जो मैरी टायरॉन, उसको भी रखा जाता है। उसको क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो मॉर्फिन एडिक्ट थी। लाइक हिज ब्रदर एंड फादर ही इज़ पर्टिकुलरली अल्कोहलिक, और ये भी अल्कोहलिक है, मींस एडमंड। एडमंड ख़ुद भी अल्कोहलिक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पीते जितने इसके फादर और ब्रदर पीते हैं। ब्रदर इसके कौन है, जेमी है, और फादर इसके जेम्स है। एंड ही हैज़ अ टेंडेंसी टू स्क्वेंडर मनी आल्सो ही वर्क्स हार्डर देन जेमी, और ये ज़्यादा मेहनत कश होते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी इसकी मुकम्मल डिटेल है। 23 साल के हुए थी कि अल्कोहलिक है। और ये जो है एक और चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लाइक आई सेड कि ये जो प्ले है ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले में ये एडमंड जो टायरन है, एडमंड टायरन रियल में कौन सा करेक्टर है, ये इजिनो नील का करेक्टर है। इजिनो नील भी जो थे रियल लाइफ में अल्कोहलिक थे, लेकिन कम मिकदार में पीते थे। इजिनो नील के जो फादर थे वो भी अल्कोहलिक थे, लेकिन ज़्यादा मिकदार में पीते थे। उसके जो भाई थे वो भी ज़्यादा मिकदार में पीते थे। लेकिन इसकी जो मदर थी इजिनो नील की, वो भी मॉर्फिन एडिक्ट थी। सेम इस प्ले में ये जो एडमंड टायरन की जो मदर है वो भी मॉर्फिन एडिक्ट है। So that is why this play is considered as a semi-autobiographical play, and it is one of the best play of American literature as well as in American history. कैथलीन, ये एक माइनर करेक्टर है, ये लास्ट करेक्टर है, और ये इनकी मैड होती है, ठीक है। बाकी ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, और ये भी लाइक ड्रंक वगैरह करती रहती है, और थर्ड एक्ट में इसका जो है लाइक अपेरेंस होता है। सो दोस्तों अब इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। समरी में क्या है कि सबसे पहले ये एक्ट 1 है, ठीक है। इसके हमारे पास 4 एक्ट है। अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा कि एक्ट 1 में क्या होता है, और एक्ट 2 में क्या होता है, एक्ट 3 में क्या होता है, और एक्ट 4 में क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हमारे पास लाइक आई सेड 4 एक्ट्स होते हैं। पहला एक्ट जो है वो 8:30 मॉर्निंग टाइम जो है, मींस मॉर्निंग 8:30 टाइम होता है, उस वक्त स्टार्ट होता है। दूसरा एक्ट जो है लंच से पहले होता है। तीसरा एक्ट जो है शाम के टाइम होता है, 6:30 PM के टाइमिंग होती है। और चौथा एक्ट जो है रात गए वक्त होता है, यानी रात के खाने के वक्त। सो एक्ट 1 में क्या है, एक्ट 1 पहले एक्ट में जो मियाँ बीवी होते हैं, यानी जेम्स टायरन और मैरी टायरन आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब इनका जो बेटा आता है वो कौन होता है, जेमी टायरन, मीन्स इनका जो बड़ा बेटा है वो आ जाता है। और जेमी इंटर होता है तो अपने बाप के साथ एरगिव करता है। अब एरगिव क्यों करता है, लाइक आई सेड कि वो एक वुमेनाइज़र भी थे, ऊपर से अल्कोहलिक भी थे, और ऊपर से जो थे लाइक एक किस्म के एरेटिक बिहेवियर था उसका, एक हार्श बिहेवियर नहीं होता बंदे का, वो था। तो वो अपने फादर के साथ यानी जेम्स टायरन के साथ एरगिव करता है डिफरेंट चीज़ों पे। और याद रखना जेमी इनका बड़ा बेटा है। अब उसका छोटा बेटा भी आता है एडमंड टायरन, जो बहुत ज़्यादा कांसने लगता है क्योंकि उसने रिसेंटली विज़िट किया किसी जगह अपनी जॉब के लिए,
और ये लोग आपस में डिस्कशन करते कि एडमंड को सर्दी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा काम किया है, शायद इसलिए इसको सर्दी लगी क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, थक गया होगा। लेकिन एडमंड को दर हकीकत टीबी होती है, ठीक है। एडमंड को दर हकीकत क्या होती है, वो टीबी होती है, मीन्स ट्यूबरक्लोसिस। और जेमी जो है अपने वालिद को कहता है कि आपकी वजह से जो है हमारी अम्मी यानी मैरी टायरन एडिक्ट हो गई है मॉर्फिन की, क्योंकि जो जेम्स टायरॉन है, मींस इनके जो फादर है, वो एक मिज़र इंसान है, यानी कंजूस, स्टिंगी इंसान है, कंजूस इंसान है ये। और जब एडमंड की पैदाइश होती, अब वो क्यों मॉर्फिन एडिक्ट होती है, इनकी जो मदर है, वो रीज़न मैं अभी बताता हूँ। जब जेमी की सॉरी ये यस जब जेमी की नो जब एडमंड की पैदाइश होती है, जेमी की नहीं, जब एडमंड की पैदाइश थी, यानी इनके जब सबसे छोटा बेटा है, जब उसकी पैदाइश होती है तो डिलीवरी टाइम पे तो वो डॉक्टर जो होता है वो लोकल डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, किसको, इनकी मदर को, किस चीज़ के लिए, डिलीवरी के लिए। तो एक लोकल डॉक्टर के पास मैरी टायरन को लेके जाते हैं। तो डिलीवरी टाइम को लाइक लिबरल पेनिंग जो होती है, लाइक डिलीवरी टाइम आपको पता है एक किस्म की पेन होती है, तो उसको क्या कहते हैं, लिबरल पेन कहते हैं। तो जब वो हद से बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसको मॉर्फिन दे देता है, और ये मॉर्फिन जो है पेन किलर का काम करता है। और इस तरह मैरी टायरन को जो है मॉर्फिन की लत लग जाती है। और जब एडमंड की पैदाइश होती है या होनी थी, उस वक्त मैरी टायरन की एज जो थी तकरीबन 32 और 33 थी। अब मैरी जो है 54 की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैरी जो है 20 साल से मॉर्फिन लेती आ रही है, मॉर्फिन पीती आ रही है। तो ये यहाँ पे दोस्तों जो है एक्ट 1 की एंडिंग होती है। अब एक्ट 2 की तरफ आते हैं, ये एक्ट 2 है। एक्ट 2 में क्या है, इसमें दोनों भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं। दोनों भाई से मुराद जेमी और एडमंड, यानी एडमंड और जेमी, उनकी डिस्कशन अपने अम्मी के बारे में होती है। अम्मी इनकी कौन है, मैरी टायरन, क्योंकि उनकी अम्मी रिसेंटली जो है सेनेटोरियम या रिहेबिलिटेशन से आई होती है। सेनेटोरियम का मतलब मैंने बता दिया है, वो जगह होती है जहाँ पे ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है जब तक वो मुकम्मल रिकवर नहीं होते। सो ओबियसली इनकी अम्मी जो थी वो किस चीज़ की पेशेंट थी या किस चीज़ की उसे लत लगी थी, मॉर्फिन की। तो उसे रिहेबिलिटेशन या सेनेटोरियम से जो है निकाला जाता है, वो घर आई होती है, मगर वहाँ से आके भी उनकी जो मदर होती है वो मॉर्फिन लेती है। मतलब वहाँ से आके भी वो घर आके फिर भी मॉर्फिन लेती रहती है। अब इनके वालिद यानी जेम्स टायरन आते हैं और इनकी बातें सुन लेता है। और किन की बातें, अपने दो बेटों की बातें सुन लेता है। और फिर डॉक्टर की कॉल आती है कि तुम्हारे छोटे बेटे यानी एडमंड टायरन को टीबी लाहक हो गई है। अब इनकी अम्मी आ जाती है और इसने रिसेंटली मॉर्फिन ली होती है। और फिर दोनों बेटे आप अम्मी को समझाते हैं कि आप ये चीज़ ना लिया करें, मींस मॉर्फिन वगैरह ना लिया करें, मतलब मॉर्फिन ना लिया करें। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ लाइक फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स, मींस आपको ये मॉर्फिन वगैरह से अपने आप को दूर रखना होगा। और बताते हैं कि इस मॉर्फिन से आपकी फ़िज़िकली और मेंटली बहुत वीक हो गई हो। तो ये कौन बताते हैं, अपने बेटे अपनी अम्मी को ये बताते हैं कि मॉर्फिन लेने से आप फिज़िकली भी वीक हो गई हो और मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो। तो यहाँ पे दोस्तों एक्ट 2 की भी एंडिंग हो जाती है। अब एक्ट 3 की तरफ आते हैं। एक्ट 3 में क्या है, और इस वक्त जो है लाइक आई सेड के एक्ट 3 जो है 6:30 पे जो है शाम की टाइमिंग होती है और ये एक्ट 3 जो है स्टार्ट होता है। मैरी और जेम्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैरी और जेम्स ये मियाँ बीवी हैं, ठीक है, आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर मैरी अपनी जवानी की बातें सुनाने लगती है, ठीक है। अब ये जो ओबियसली जो मॉर्फिन एडिक्ट होते हैं ये बड़े इमोशनल लोग भी होते हैं। तो वो अपनी जवानी की बातें सुनाने लगती कि एक वक्त था जब तुम एक्टिंग कर रहे होते, तो मैं भी उस शो में आई थी। तो लाइक आई सेड जो जेम्स टायरॉन, वो एक एक्टर थे। तो मैरी क्या बताती है कि एक वक्त था जब तुम एक्टर थे और तुम एक्टिंग कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ उस शो में आई हुई थी। शो से पहले उसके साथ मिली थी और शो के बाद में भी मैं तुमसे मिली थी, जो लाइक तुम उस वक्त बहुत हैंडसम थे और मस्कुलर टाइप थे। अब ये मस्कुलर क्यों थे जेम्स, क्योंकि ये पीसेंट मीन्स लाइक जो खेती बाड़ी वगैरह नहीं होती,
उसकी फैमिली से इसका ताल्लुक़ था, मतलब इसका जो बैकग्राउंड था वो पीसेंट फैमिली से था। और ये आयरिश बैकग्राउंड का था। कौन? ये जेम्स टायरॉन कौन सी बैकग्राउंड से था? आयरिश बैकग्राउंड से था। और ये जो आयरिश लोग होते हैं ना, इन पे भी बड़े लतीफ़े बनते हैं, ठीक है। लाइक इधर जैसे बहुत से लोगों पे लतीफ़े बनते हैं, जैसे बहुत से, इसी तरह जो टायरन है, ये जो आयरिश लोग हैं, इन पे भी लाइक यूरोप में बहुत ज़्यादा लतीफ़े बनते हैं। और सेम ये लोग जो होते हैं ना, जो आयरिश लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, मतलब शराब वगैरह, ठीक है। तो जेम्स टायरन ये ख़ुद क्या है, ये जो थे आयरिश पे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ था इसका। और मेरी ये बताती है कि किस तरह मैं तुम्हारी शो में आई तुमसे। अब ये फिर वही स्टोरी दोहराती है कि किस तरह मैं तुम्हारी शो में आई, क्योंकि ये एक्टर थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरी वहाँ गई थी। तो मेरी कहते कि किस तरह मैं तुम्हारी शो में आई और तुमसे इंस्पायर हुई, और ये मेरी ज़िंदगी का अच्छा फ़ैसला नहीं था। मतलब ये अपने दुखड़े सुना रही होती है, ठीक है। और जो मॉर्फिन लेते हुए ये बड़े इमोशनल, मतलब लाइक आई सेड कि जो मॉर्फिन लेते हैं ये लोग बड़े इमोशनल भी होते हैं। और फिर वहाँ से उठकर शादी का ड्रेस ढूंढने लगती है। अब ये यहाँ से जो है उठकर जो है, जो क्या कहते हैं, मेरी जो है वहाँ से उठकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर अपने हस्बैंड को वहाँ से उठ के क्या करती है, अपने शादी का जो जोड़ा है उसको ढूंढने लगती है। और एक और चीज़ यहाँ पे लाइक ट्यूबरक्लोसिस को मेंशन किया गया है। सो ये ट्यूबरक्लोसिस किसको लाहक होता है? इसके बेटे को, छोटे बेटे को, जिसका नाम है एडमंड। सो रिवील्स टू हिज फैमिली दैट ही मस्ट बी सेंट टू अ सैनिटोरियम। तो ये रिवील होता है कि इसके जो छोटा बेटा है उसको ट्यूबरक्लोसिस लाहक हो गया है। मतलब एक्ट 1 और एक्ट 2 में किसी को नहीं पता था कि भाई ये जो एडमंड है इसको जो है लाइक टीबी लाहक है। लेकिन एक्ट 3 में जो है, ये आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है, एक्ट 3 में इनको पता चल जाता है कि इसको जो है ट्यूबर यानी टीबी की जो बीमारी है वो है, और इसे जो है सैनिटोरियम वो जगह होती है जहाँ पे मरीज़ों की रिकवरी होती है, वहाँ पे भेजा जाएगा। अब बढ़ते हैं एक्ट 4 की तरफ। सो एक्ट 4 में इसमें जो है, जो एडमंड टायरन है, जो इनका सबसे छोटा बेटा है, जब घर आता है फिर अपने बाप से लड़ना झगड़ता है। अब फिर ये फैमिली डिस्कशन चल रही होती है। मैरी कहती है कि तुम्हारी ये एक्टिंग की वजह से हमें कभी घर की फीलिंग आई ही नहीं, मतलब तुम्हारी एक्टिंग की वजह से हम कभी किसी होटल तो कभी किसी होटल, इसीलिए हम सब कोई अल्कोहलिक, कोई मॉर्फिन एडिक्ट है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, लाइक आई सेड कि जो जेम्स टायरन है वो एक्टर है। सो जो एक्टर की ज़िंदगी होती है वो क्या होती है, वो कभी किसी होटल में स्टे करते तो कभी किसी और होटल में स्टे करते, क्यों? एक्टिंग की वजह से। तो यहाँ पे एक जो मैरी है वो गिला शिकवा करती है अपने हस्बैंड से कि तुम्हारी वजह से जो हमारे घर का माहौल है वो बहुत गंदा है। मतलब एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, कोई अल्कोहलिक है, कोई मॉर्फीन लेता है, कोई क्या करता है, कोई क्या, कोई वोमिनाइज़र है, कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशन है किसी का, तो ये सब तुम्हारी वजह से है। अब वो वजह क्यों बताती, वो वजह ये बताती है कि मतलब हमने कभी घर का माहौल देखा ही नहीं, कभी हम किसी होटल में स्टे करते तो कभी किसी और होटल में स्टे करते। सो इसलिए हम सारे जो है, कोई अल्कोहलिक है या कोई मॉर्फिन एडिक्ट है, इसकी मेन रीज़न यही है कि हमें घर का माहौल ही नहीं मिला। मतलब एर्ग्यू करती है अपने हस्बैंड के साथ। अब क्या होता है, मेरी जो है शादी का जोड़ा पहनकर इधर आती है और मॉर्फिन जो है, अब मतलब जो शादी का जोड़ा है वो पहन कर आ जाती है। लाइक आई सेड, एक्ट 3 में क्या था, एक्ट 3 में ये शादी का जोड़ा ढूंढने लगती है, और एक्ट 4 में वही जोड़ा ये ढूंढ कर पहन कर नीचे आती है, और उस वक्त भी इसने मॉर्फिन जो है ली होती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इसकी जो है एंडिंग होती है इस स्टोरी की, इस ड्रामे की, कि इसमें जो है लाइक मैरी जो है नीचे आती है और शादी का जोड़ा पहन कर आती है, और मॉर्फिन ली होती है, उस वक्त भी इसने मॉर्फिन पी वगैरह होती है। तो इन लाइक एंड प्ले ends with the family still trapped in their dysfunction and unable to escape their past। लाइक स्टिल ये अपने पास्ट में रहते हैं। पास्ट से मुराद ये है कि एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं, और यही चीज़ें इनकी लाइफ में चलती रहती है। Overall, Long Day's Journey into Night is a powerful exploration of the human condition, particularly the pain and distraction that can be present in families। अब ये चीज़ें हर फैमिली में होते हैं, मतलब फैमिलीज़ में ऑब्वियसली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हर फैमिली में इश्यूज़ होते हैं। सो सेम टू सेम इस फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। थ्रू आउट द टायरन्स ओवरनील्स रिवील्स द वेज इन विच एडिक्शन, रिसेंटमेंट एंड अनस्पोकन ग्रीवेंसेस कैन टेयर अ फैमिली अपार्ट। ये जो ग्रीवेंसेस का मतलब है शिकायत,
ठीक है। ये जो गिले शिकवे होते हैं इससे क्या होता है, ये फैमिली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक पड़ जाती है। तो ये जो गिले शिकवे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ज़्यादा जितने ज़्यादा आप करोगे ना तो उससे जो है जो फैमिली बॉन्डिंग है वो वीक पड़ जाती है। एंड लीव्स द ऑडियंस विद अ सेंस ऑफ द ओवरवेलिंग पावर ऑफ द पास्ट टू शेप आवर लाइव्स। अब ये इसके थीम्स है। सबसे पहला थीम है हमारे पास डिसेप्शन। डिसेप्शन या डिसेप्टिव मेक्स आर वॉन masks are worn early in the play in an effort to evade unpleasant truths. The other members of the family try to keep Mary from knowing that Edmund is seriously ill. अब देखो ये डिसेप्शन का थीम हमें कैसे देखने को मिलता है। ओवरऑल ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ इस पूरे पैराग्राफ में क्या है। डिसेप्शन का थीम इस तरह है, लाइक आई सेड कि एक्ट 3 में क्या होता है। एक्ट 3 में जो इनका सबसे छोटा बेटा होता है एडमंड टायरन को जो है टीबी लाक होती है। पहले से उन्हें पता होता है कि इसको टीबी है, मतलब एडमंड को पता होता है कि मुझे टीबी है, लेकिन एडमंड घर में नहीं बताता। इनको किस चीज़ से पता चलता है, डॉक्टर से पता। डॉक्टर कॉल करता है कि इस तरह तुम्हारे जो बेटा है उसे जो है टीबी है। तो इससे क्या हुआ, एक किस्म का धोखा हुआ, ठीक है। मतलब अपनी फैमिली से चीज़ों को छुपाना ये भी एक किस्म का धोखा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो एडमंड है वो अपनी फैमिली से चीज़ें छुपाते हैं और इस तरह इसी टीबी की वजह से इसकी डेथ भी हो जाती है। ये चीज़ याद रखना। लाइक आई सेड कि एडमंड जो था, एडमंड का जो अगर रियल कैरेक्टर देखे वो कौन है, ये जो प्ले के ऑथर है यूजीनो नील, वो खुद इसमें प्रेजेंट है। मतलब इसने इस कैरेक्टर को अपने साथ कंपेयर किया है। अब रियल लाइफ में उसकी भी जो डेथ होती है वो टीबी से होती है, यूजीनो नील की। तो सेम टू सेम इसमें भी इसकी जो डेथ होती है वो यूजीनो नील, सॉरी ये जो एडमंड है इसकी डेथ भी टीबी से होती है। तो ये एक किस्म का धोखा होता है कि आपने अपनी फैमिली से चीज़ें छुपाई होती है, चाहे वो इलनेस हो या कुछ भी हो। तो इस तरह लास्ट पे ये होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसका पहला थीम है, डिसेप्शन। Guilt and innocence. Mary's illusionary drug-induced escape into her youth is partly a flight from guilt into a restored innocence and rediscovered faith in their own ways. The other Tyrons try to unburden themselves of guilt and shame, either through expectation as seen in Jamie's admission of his jealousy of Edmund, or in place of for understanding as seen in Tyrant's attempts to blame his selfish fancy pinching on his early poverty. The play's tragic theme is that innocence cannot be restored. Each character must bear some guilt and pain even to the grave's edge. अच्छा, इनोसेंस और ये जो गिल्ट है इसका थीम इस तरह है कि जो हर करेक्टर है वो एक दूसरे को ब्लेम करता है, ठीक है। लेकिन हर करेक्टर अपने आप में एक मासूम भी है और इंसान जो है ओबियसली गलतियाँ करता है, मिस्टेक्स करता है, लेकिन ये उन चीज़ों को सुधारते भी नहीं, उन चीज़ों को जो है लाइक इम्प्रूव भी नहीं करते अपने मिस्टेक्स को, बल्कि और टेंशन्स क्रिएट करते हैं। और जब कोई अल्कोहलिक होता है या कोई मॉर्फिन लेता है तो ऑब्वियसली वो फैमिलीज़ भी तबाह होती है। तो सेम यही चीज़ जो है यहाँ पे भी दिखाई गई है कि इंसान वो ऑब्वियसली इनोसेंट भी होता है और गिल्टी भी फील करता है। तो एक दूसरे के साथ इनकी जेलसी भी होती है। इवन जो आपस में जो दो भाई है एडमंड और जेमी, जेमी जो है नालायक टाइप होता है, अनएबल टाइप होता है, और जो एडमंड है वो पोइट बनना चाहता है, इमेजिनेटिव बनना होता है और काबिल बनना होता है। तो ये इन दोनों का एक दूसरे के साथ जेलसी भी होती है। Loyalty. Mary is not the one with regrets about the past. Tyron is haunted by his impoverished childhood and his father's abandoned and eventual suicide. In one pitying confession, he expresses regrets for having given up the chance of becoming a great Shakespearean actor in order to take a lucrative but artistically unrelenting in a popular like melodrama. सो लॉयल्टी यहाँ पे आप इसको सिर्फ अगर इसको भी छोड़ के तो लॉयल्टी ये भी है कि लॉयल्टी से मुराद ये है कि ये जो तीनों करेक्टर हैं, ये जो लाइक मैरी के जो हस्बैंड हैं जेम्स टायरन और इसके जो दो बेटे हैं जेमी टायरन और एडमंड टायरन, सो ये तीनों करेक्टर इसके साथ बड़े लॉयल रहते हैं। किसके साथ? मैरी टायरन के साथ। मतलब ये तो ऑब्वियसली जेम्स की बीवी हुई और जो दूसरे दो हैं उनकी मदर हुई, जेमी और दूसरे जो एडमंड हैं इनकी मदर हुई। तो ये तीनों करेक्टर जो हैं मैरी के साथ बड़े लॉयल रहते हैं। हालांकि ये मॉर्फिन एडिक्ट भी होती है और इससे ये समझाते रहते हैं कि आपको ये मॉर्फिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, इससे आप क्या आप इमोशनली भी वीक हो रही हो, मेंटली भी वीक हो रही हो, फिज़िकली भी
वीक हो रही हो। तो ये एक किस्म की लॉयल्टी है, मतलब एक किस्म का प्यार है इनके अपनी मदर के लिए, कि अपने बीवी के लिए, कि अपने आप को जो है लाइक उनको उसको किसी ना किसी तरह सेव करना चाहते हैं। इवन ये जो इसकी लॉयल्टी एक और मिसाल हम दे सकते हैं कि जो एडमंड है वो ख़ुद मतलब अपनी मदर को परेशान नहीं करना चाहता। वो क्या करता है, उसे टीबी होती है लेकिन वो घर वालों को नहीं बताता। अब ये किस्म का डिसेप्शन भी है, धोखा भी है, और एक किस्म की लॉयल्टी भी है कि घर वालों को परेशान नहीं करने देता। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि लाइक आई सेड जो आयरिश पीपल होते हैं ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक टाइप होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा लतीफ़े भी बनते हैं यूरोप में। सो पूरी प्ले में क्या है, पूरी प्ले में क्या है कि जो जेम्स है वो भी अल्कोहलिक है, जो इनकी मदर है, सॉरी जो इनकी बीवी है वो क्या है, वो ड्रग ये मॉर्फिन वगैरह लेती है, और इनका जो बेटा है जेमी वो भी बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, वुमेनाइज़र है, प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशन है उसका। और तीसरा जो लास्ट बेटा है इनका एडमंड, अब वो कम अल्कोहलिक है लेकिन मतलब अल्कोहलिक तो है। सो इट मीन्स जो तमाम फैमिली है, जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे अल्कोहलिक है। कोई मॉर्फिन पी रहा है, कोई मॉर्फिन लेता है, तो कोई ड्रग लाइक अल्कोहल वगैरह पीता है। सो इट मीन्स तमाम फैमिली जो है वो अल्कोहलिक है, और अल्कोहलिक अब्यूज़ वगैरह लाइक ये चीज़ें यूज़ हुई है। Isolation. Although the four tyrants live under the same roof this summer, there is a deep sense of isolation. Family meals, a central activity, family bonding. अच्छा, आइसोलेशन इसका मुकम्मल थीम ये है, लाइक इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें, आइसोलेशन इस तरह है कि पूरे प्ले में आप देख सकते हैं ये एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है, चारों बंदे, लेकिन इनके रिलेशन एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं है। ऐसा लगता है कि एक अलग घर में रहता है, दूसरा अलग घर में रहता है, तीसरा अलग और चौथा अलग, हर वक्त लड़ते झगड़ते हैं। और एक और चीज़, जब आप इस प्ले को इसकी टेक्स्ट पढ़ोगे तो इस टेक्स्ट के जब पढ़ोगे तो स्टार्ट में आपको लगेगा कि यार ये कितनी खुश फैमिली होगी, बट इसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। ये जो है लाइक अल्कोहलिक भी होते हैं, और इनकी फैमिलीज़ में हमेशा लाइक लड़ाई झगड़े होते हैं, आप भाइयों की आपस में होते हैं, मियाँ बीवी के आपस में होते हैं, मदर को समझाते हैं, फादर के साथ बेटों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। सो इट मीन्स देयर इज़ वन काइंड ऑफ आइसोलेशन वेयर दे आर लिविंग इन अंडर द सेम रूफ, बट इट सीम्स लाइक they are separate from each other, they have their own houses. So like it's all about isolation. सिम्बोलिज्म, सबसे पहला सिंबल है जो हमारे पास वो है फॉग। फॉग, द फॉग दैट सराउंड्स द tyrant family's summer home is a recurring symbol in the play. It represents a family's inability to see clearly. अच्छा, फोग जो है, देखो फोग जब होता है ना तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, इसी तरह जो इनकी फैमिली है उन्हें भी कुछ नज़र नहीं आता। उसकी आगे एक्सप्लेनेशन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड देयर ओन पर्सनल लाइफ्स, मतलब ना उन्हें फिज़िकली अपना आप नज़र आता है, फिज़िकली से मुराद ये वो चीज़ें पीते रहे, मतलब कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई क्या कहते हैं ये मॉर्फिन लेती आ रही है, तो उसको पता ही नहीं है कि मैं मतलब फ़िज़िकल जो इन्वायरमेंट है या जो मेरा फ़िज़िकली मैं कितनी वीक हो रही है, फ़िज़िकली मैं कितना वीक हो रहा हूँ। एक किस्म का धुंध छाया हुआ है इनके ऊपर या इनके लाइक आँखों पे। और पर्सनल लाइफ इनको अपनी ज़िंदगियों का पता ही नहीं है, एक दूसरे को गालियाँ शालियाँ निकालते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, एक किस्म का धुंध है इनकी लाइफ में। मैरीज़ वेडिंग ड्रेस, दूसरा जो करेक्टर है, दूसरा जो सिंबल है वो है मैरीज़ वेडिंग ड्रेस। मैरीज़ वेडिंग ड्रेस इज़ अ सिंबल ऑफ हर लॉस्ट यूथ। ये किस चीज़ की निशानी है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, उसकी यूथ को, उसकी जवानी को, एंड इनोसेंस, और इसके इनोसेंस को। शी पुट्स इट ऑन इट इन एक्ट 3, वो पहनती है, मतलब एक्ट 3 में, एक्ट 2 में क्या होता है कि ये ज़िद करती है कि मैंने वो पहनना है, और उसको ढूंढने निकलती है, बट इन नो लॉन्गर फिट्स हर, लेकिन ये इस पर फिट नहीं होता, इंडिकेटिंग हाउ मच शी हैज़ चेंज सिंस हर यूथ। तो ये किस चीज़ की निशानी है कि बंदा चेंज होता रहता है। एक चीज़ जो वेडिंग ड्रेस है वो सिम्बलाइज़ कर रहा है किस चीज़ को, यूथ को, आपकी जवानी को, और दूसरा आपकी लाइक जो लाइफ है वो चेंजिंग, उसमें चेंजिंग आती रहती है। लाइक आज अगर आप पतले हैं तो कल मोटे होंगे, अगर आज मोटे हैं तो कल पतले होंगे। इट मीन्स इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपकी एज बढ़ती है, इट मीन्स एवरीथिंग मूव्स अहेड। The bottle. The bottle of James, like Irish whiskey, is a symbol of his own addiction and a reminder of his past mistakes. It also serves as a reminder of the poverty that James experienced in his youth and his fear of returning to it.
तो एक बोतल है जो इस पूरे प्ले में यूज़ हुआ है, और वो बोतल किस चीज़ का है, विस्की का है। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, पॉवर्टी को। और ये जो है लाइक जो जेम्स है जो इनके फादर हैं, वो एक्सपीरियंस करता है अपने यूथ को कि किस तरह का, मतलब उसे एक खौफ भी लाहक होता है कि कहीं मैं फिर अपनी पॉवर्टी वाली ज़िंदगी में ना चला जाऊँ, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे। और स्टिल ही इज़ टू मच लाइक स्टिंगी, लाइक वन वी कैन से मिजर पर्सन और माइजर पर्सन, एक कंजूस टाइप बंदा होता है जेम्स। द पोर्ट्रेट ऑफ इजोनी नील मदर्स या इजिनस मदर। The portrait of Aegena's mother is a symbol of his guilt and grief over her death. It also represents the past that haunts the family and the ways in which they are unable to move on from it. तो एक किस्म का पोर्ट्रेट भी यूज़ हुआ है इजेनिया नील के मदर का। तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रिग्रेट को, ग्रीफ को, किस चीज़ को, पास्ट के, मतलब उसकी डेथ हुई है। तो ऑब्वियसली फ़ोटो क्यों लटकाई जाती है जब किसी की डेथ होती है। तो सेम टू सेम वो जो पोर्ट्रेट है या जो फ़ोटो होता है वो उस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है कि उसे जो फास्ट में उसके जो मदर की डेथ हुई है, मतलब उसके लिए ग्रीफ, एक किस्म का गम महसूस करता है। द फॉग हॉर्न। द फॉग हॉर्न इज़ अ कंस्टेंट प्रेजेंस थ्रू आउट द प्लेस, सर्विंग एज अ रिमाइंडर ऑफ द फैमिलीज आइसोलेशन एंड देयर इनएबिलिटी टू कनेक्ट विद ईच अदर। तो फॉग हॉर्न जो है ये एक और सिंबल है, और ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, फैमिलीज आइसोलेशन को, मतलब फैमिलीज़ की जो अलाइदगी है वो उसको जो है सिंबलाइज़ करता है। एंड देयर इनएबिलिटी, और ये इतने अनएबल हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी नहीं हो सकते। एडमंड्स इलनेस। एडमंड्स ट्यूबरकुलोसिस अ सिंबल ऑफ द फैमिलीज फिजिकल एंड इमोशनल डिके। इट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ देयर एडिक्शन एंड देयर इनएबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। तो एक और चीज़ लाइक जो एडमंड्स की जो इलनेस है वो क्या है, टीबी है, टीबी बीमारी है। तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करती है, ये इस चीज़ को सिंबलाइज़ करती है कि एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ इतने इख्तलाफात होते हैं इनको, कि इनको पता ही नहीं चलता कि जो इनके बेटे को बीमारी लाहक है टीबी, वो इनको पता ही नहीं चलता। और बाद में एक्ट 3 में इनको पता चल जाता है, और इस तरह फिर एडमंड की डेथ हो जाती है टीबी की वजह से। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।